गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्किल ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल में आपकी स्वागत है। मैं आपकी दोस्त वशिष्ठ हाजरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लिमिट, फिट्स एंड टॉलरेंस चैप्टर के बारे में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। और ये वीडियो आईटीआई, मैकेनिकल, एनी ट्रेड्स के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इस चैप्टर से सवाल देखने को मिलता है। तो ये चैप्टर बहुत ध्यान से स्टडी करना बहुत ज़रूरी है और चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो इसीलिए वीडियो लेंदी हो जाएगा। तो मेरे आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, तो आपको इस चैप्टर के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो लिमिट, फिट, टॉलरेंस में सबसे पहले जो अवधारणा आता है वो है इंटरचेंजेबिलिटी का। इंटरचेंजेबिलिटी क्या होता है कि यहाँ पे डेफिनेशन में बोला गया है, इफ़ टू कंपोनेंट ऑफ एन असेंबली पिक्ड अप फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव लॉट्स एंड दे आर असेंबल्ड विदाउट एनी डिफिकल्टी, देन दिस काइंड ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड इंटरचेंजेबल प्रोडक्शन। अगर कोई असेंबली का कोई दो पार्ट कोई अलग अलग जगह से अलग अलग लॉट में बन रहा है और बन के तैयार हुआ है, आप कोई भी कंपोनेंट को उठा लीजिए और अगर हम उसको विदाउट एनी डिफ़िकल्टी असेंबल कर पाए तो उस टाइप ऑफ प्रोडक्शन को हम बोलेंगे इंटरचेंजेबल प्रोडक्शन। मान लीजिए नाट एंड बोल्ट है, एक जगह में एक ही साइज़ का कुछ नाट बनना है और एक जगह में कुछ सेम साइज़ का कुछ बोल्ट बना है। आप कोई भी नाट और कोई भी बोल्ट को आप उठा लीजिए और अगर बिना ठोके, घिसे, पीटे, मतलब कोई डिफ़िकल्टी के बिना ही वो असेंबल हो जाता है, तो उस टाइप ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं इंटरचेंजेबल प्रोडक्शन। और ये जो प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं इंटरचेंजेबिलिटी। Interchangeable production means the production of parts such a degree of accuracy that will ensure an assembly which will meet the final requirements। मतलब कि आपका जो कंपोनेंट है इस एक्यूरेसी से बनेगा कि वो फिट हो जाए। देखिए, फिट हो जाने का मतलब ये नहीं कि हर एक कंपोनेंट बिल्कुल 0 साइज़ में बनेगा, उसमें कुछ छूट दिया होता है और उस छूट के अंदर में बनेगा, फिर भी वो फिट हो जाएगा। चलिए, ये धारणा आपकी आगे चल के क्लियर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो इंटरचेंजेबल मैन्युफैक्चरिंग है, इसका क्या क्या एडवांटेजेस हैं हम लोग देख लेते हैं। द असेंबली ऑफ मेटिंग पार्ट्स इज ईजियर सिंस एनी कंपोनेंट पिक्ड अप फ्रॉम इट्स लॉट्स will assemble with any other mating component from the other lot without additional fitting or machining। मतलब आप दोनों लॉट से कोई भी कंपोनेंट को उठा लीजिएगा और वो फिट हो जाएगा, मतलब उसको कोई फर्दर रिफिटिंग और मतलब मेशिनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ऐसे होगा तो क्या करें होगा कि मेशिनिंग कॉस्ट बहुत घट जाएगा, मतलब असेंबली कॉस्ट बहुत घट जाएगा। ठीक है, आपको असेंबली डिपार्टमेंट से रीवर्क के लिए कंपोनेंट को भेजना नहीं पड़ेगा कि हमारा जो कंपोनेंट है वो एक दूसरे के साथ फिट नहीं हो रहा है, तो आप ही इसको थोड़ा फाइल कर दीजिए, इसको थोड़ा इमारी पेपर मारिए, इसको थोड़ा डाउन कर दीजिए। ऐसा कोई घटना नहीं होगा इंटरचेंजेबल कंपोनेंट अगर होगा। The replacement of the damaged parts can be easily produced। अगर कोई भी पार्ट उसमें से डैमेज हो जाता है, उसका स्पेसिफिकेशन पूरा मालूम होता है और वो फटाक से तैयार हो जाएगा और तैयार होने के बाद वो फिट हो जाएगा। प्रोडक्शन कॉस्ट इज लेस ड्यू टू लेस टाइम रिक्वायर्ड टू मेक अप द पार्ट। तो इंटरचेंजेबल प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगा, वो कम होगा और इसमें टाइम कम लगेगा। प्रोडक्शन इंक्रीज एंड इट सेव टाइम, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो टाइम बचेगा।
और इसके लिए वेरी एक्सपीरियंस स्किल लेबर नीड नॉट टू बी अपॉइंटेड एज पार्ट्स द मैन्युफैक्चर नीड नॉट बी हायर डायमेंशनल एक्यूरेसी। इंटरचेंजेबल प्रोडक्शन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डायमेंशनल एक्यूरेसी, मतलब आपको माइक्रोमीटर से एकदम 00 कंपोनेंट बनाना है, 001 002 रेंज में कंपोनेंट बनाना है, बिल्कुल ऐसी ज़रूरत नहीं है। जब एक्यूरेसी ज़्यादा ज़रूरत नहीं तो हमको यहाँ पे स्किल्ड मैन पावर को अपॉइंट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। सेमी स्किल ऑपरेटर इंटरचेंजेबल प्रोडक्शन को कर लेगा, मास प्रोडक्शन को कर लेगा। ठीक है, चलिए हम लोग पहले ही मास प्रोडक्शन शब्द बोल लिए हैं, अभी मास प्रोडक्शन बोले तो हम क्या समझते हैं वो समझ लेते हैं। मास प्रोडक्शन मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ यूनिट कंपोनेंट और पार्ट्स इन ए लार्ज नंबर। बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में जब एक ही शेप एंड साइज का कंपोनेंट को बनाया जाता है तो उसको मास प्रोडक्शन बोलते हैं। मान लीजिए जैसे प्रेजेंट टाइम में जो चाय पीने का कप बनते हैं, ठीक है, या जो आपकी कलम बनते हैं, या जो भी चीज़ है, बहुत एक ही साइज़ का एक ही शेप का कंपोनेंट को अगर हम कम टाइम में बहुत ज़्यादा करके बनाते हैं तो उस टाइप ऑफ प्रोडक्शन को बोलते हैं मास प्रोडक्शन। ठीक है, तो हम लोग अभी देख लेते हैं कि इसका एडवांटेजेस क्या है। टाइम फॉर मैन्युफैक्चर कंपोनेंट इज़ रिड्यूस्ड। ठीक है, तो टाइम बहुत रिड्यूस हो जाता है। कॉस्ट प्राइस विल बी रिड्यूस्ड। अगर एक कंपोनेंट बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तो हमारा जो लेबर कॉस्ट है, मशीनिंग कॉस्ट है, पावर कॉस्ट है, वो सारे घट जाएगा, तो प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो बहुत रिड्यूस हो जाएगा। स्पेयर पार्ट्स कैन बी क्विकली मेड अवेलेबल। तो अगर कोई मास प्रोडक्शन होगा तो स्पेयर पार्ट्स के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, वो बहुत जल्दी हम लोग उसको अवेलेबल करा सकते हैं। अभी हम लोग इसका डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं मास प्रोडक्शन का। तो मास प्रोडक्शन के लिए क्या है, स्पेशल पर्पस मशीन इज नेसेसरी। अगर हम कोई चीज़ का मास प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कॉन्वेंशनल मशीन से तो उसका काम नहीं चलेगा, हमको स्पेशल पर्पस मशीन लाना पड़ेगा। मान लीजिए हम अगर कोई थ्रेड काट रहे हैं लेद मशीन में, तो अगर हम उसमें कॉन्वेंशनल लेद मशीन लगाएंगे तो थ्रेड काटने में बहुत देर होगा। तो हम लोग अगर तो ना ऑटोमेटेड थ्रेड काटिंग मशीन लगाएंगे तो वहाँ पे काम जल्दी होगा। ये जो ऑटोमेटेड थ्रेड कटिंग मशीन है ये क्या है, कॉन्वेंशनल लेद नहीं है, एक स्पेशल पर्पस मशीन है। ठीक है, मैं आपको ये एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। जिग्स एंड फिक्सर इज़ नीडेड। तो यहाँ पे जॉब को बहुत जल्दी होल्ड करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, टूल को गाइड करने के लिए जिग्स एंड फिक्सर की ज़रूरत होगा। हम सिंपल वाइज में अगर कंपोनेंट को बांध के बनाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है हमारा सेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो जाए। तो मास प्रोडक्शन के लिए क्या हो गया, जिग्स एंड फिक्सर की ज़रूरत है। और हम लोग अगर मेज़रिंग इंस्ट्रूमेंट से मेज़रिंग करने जाएंगे एक एक कंपोनेंट को तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो यहाँ पे हमको गेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रिसीजन कॉन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट की जगह में हमको गेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो और ये सारे काम जब हम करने जाएंगे तो इनिशियल एक्सपेंडिचर विल बी वेरी हाई। जो प्रारंभिक खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है मास प्रोडक्शन में। ठीक है, हम लोग अभी देख लेते हैं जो इस चैप्टर के लिए ज़रूरत है कि ये जो इंटरचेंजेबिलिटी को प्राप्त करने का क्या क्या एलिमेंट है। तो ये माने बेसिक हो गया कि आपकी लिमिट फिट टॉलरेंस जो चैप्टर है उसकी बेसिक, हमारा लिमिट फिट टॉलरेंस क्यों ज़रूरत है। लिमिट फिट टॉलरेंस को ज्ञान इसलिए ज़रूरत है कि हम कोई भी कंपोनेंट का मास प्रोडक्शन कर पाए, उसमें इंटरचेंजेबिलिटी ला पाए। ठीक है, तो यहाँ से शुरू होता है आपकी चैप्टर। सबसे पहले हमारा है नॉमिनल साइज। नॉमिनल साइज क्या है, इट इज़ द साइज ऑफ पार्ट स्पेसिफाइड इन द ड्राइंग एज ए कॉन्वेंशनल प्रैक्टिस। कि आपकी ड्राइंग्स
जो रहता है कोई पार्ट्स की वो उसमें जो साइज़ दिया जाता है उसको बोलता है नॉमिनल साइज। ड्राइंग में यानी ब्लूप्रिंट में आपका जो साइज़ दिया हुआ होता है कोई प्रोडक्ट की, उस साइज को बोलते हैं नॉमिनल साइज। फिर देन है बेसिक साइज। बेसिक साइज क्या है? इट इज़ द थियोरिटिकल साइज ऑफ ए पार्ट्स ऑन व्हिच ऑल limit variation are applied in order to get a degree of accuracy which meet the practical requirements। ठीक है, बेसिक साइज क्या हो गया? आपकी थियोरिटिकल साइज जो ड्राइंग में दिया होता है, जिसके ऊपर सारे लिमिट वेरिएशन दिया होता है, उसको बोलता है बेसिक साइज। द बेसिक साइज ऑफ ए पार्ट्स ऑफन सेम एज नॉमिनल साइज। कभी कभी या मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है, नॉमिनल साइज और बेसिक साइज सेम ही होता है। आपकी ड्राइंग या ब्लूप्रिंट में जो साइज दिया होता है उसको बोलता है बेसिक साइज या नॉमिनल साइज। ठीक है, फिर जो आता है एक्चुअल साइज। एक्चुअल साइज क्या होता है? द मेजरमेंट और शेप ऑफ द जॉब ऑन व्हिच इट इज प्रिपेयर्ड बाय ए मैकेनिक इज कॉल्ड एक्चुअल साइज। तो हम जिस साइज में कोई कंपोनेंट को प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं एक्चुअल साइज। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसका कोई डायमेंशन है 20 हो गया उसका बेसिक साइज, उसके ऊपर उसकी टॉलरेंस दिया रहेगा ±0.2। मतलब आप 20 से लेके 0.2 ऊपर बना सकते हैं, 20 से लेके नीचे बना सकते हैं। तो 20 हो गया उसका बेसिक साइज। और मान लो आप कोई जॉब को 20.1 में बनाए हो, तो वो जो साइज बन रहा है, जिस साइज में आपकी जॉब बना है, उसको बोलेंगे हम एक्चुअल साइज। तो एक्चुअल साइज कैसे होना चाहिए? इट शुड बी लाई बिटवीन द टू लिमिट ऑफ साइज इफ द कंपोनेंट इज टू बी एक्सेप्टेड। ये जो एक्चुअल साइज है ये दोनों लिमिट साइज के अंदर में होना चाहिए। ठीक है, तभी हमारा कंपोनेंट एक्सेप्टेड होगा, नहीं तो कंपोनेंट रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी आते हैं लिमिट ऑफ साइज में। लिमिट किसको बोलते हैं? सिंस इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस पार्ट्स टू एब्सोल्यूट एक्यूरेसी, इट इज नेसेसरी that some variation from the prescribed dimension is permitted. The extreme permissible values of dimension from the basic size is called limit of size। ठीक है, ये जो सेकेंड पॉइंट है इसको याद कर लीजिएगा। आपकी बहुत जगह में मल्टीपल चॉइस में पूछता है कि लिमिट साइज किसको बोलता है। लिमिट साइज क्या है? द एक्सट्रीम परमिसिबल वैल्यूज ऑफ डायमेंशन फ्रॉम द बेसिक साइज इज कॉल्ड लिमिट ऑफ साइज। ठीक है, तो कोई भी कंपोनेंट को जो है वो एकदम 0 बनाना पॉसिबल नहीं होता है। हम अगर उसको नहीं होता है बोलना ठीक नहीं होगा कि हम अगर उसको एकदम एक्यूरेटली बनाने के लिए जाएंगे तो उसका कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। मान लीजिए 20.00 है, आप 20.00 डायमेंशन को प्राप्त करने जाएंगे तो आपको फाइल से तो पॉसिबल नहीं है। आपको फाइलिंग करना पड़ेगा, फिर स्क्रैपिंग करना पड़ेगा, फिर लैपिंग करना पड़ेगा, फिर वो 0 साइज आएगा। ठीक है, इसमें तो टाइम भी लगेगा और मशीन का भी ज़रूरत हो सकता है। तो हम इंटरचेंजेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, उसमें कुछ छूट दे देते हैं कि आपका 20 से 0.1 कम बनाने से भी चलेगा। और यहाँ पे देखो 40 का एग्जाम्पल मैंने दिया हूँ, 40 0.03, मतलब इसको 40 से 0.03 ऊपर बनाने से भी चलेगा और 40 से 0.03 नीचे बनाने से भी चलेगा। मतलब 39.97 तक चलेगा और ऊपर 40.03 तक चलेगा। ठीक है, ये जो वेरिएशन दिया होता है बेसिक साइज के ऊपर, इसको बोलता है लिमिट ऑफ साइज। तो लिमिट जो है ये दो प्रकार के होते हैं। ये एक है अपर लिमिट और मैक्सिमम लिमिट और हाई लिमिट, और दूसरा है लोअर लिमिट या मिनिमम लिमिट। अभी मैक्सिमम लिमिट और हाई लिमिट किसको बोलते हैं? द मैक्सिमम वेरिएशन गिवन ऑन द बेसिक साइज इज नोन एज मैक्सिमम लिमिट।
जो मैक्सिमम वेरिएशन दिया जाता है उसको बोलता है हाई लिमिट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया गया है 40 प्लस माइनस 0.03। ठीक है, इसमें बेसिक साइज क्या हो गया 40 और इसका हाई लिमिट हो गया, हम ऑफ कोर्स यहाँ पे प्लस साइड पकड़ना पड़ेगा, 40 प्लस 0.03 तो यहाँ पे हो गया 40.03। मतलब हम कंपोनेंट को 40.03 तक बना सकते हैं। 40.04 बनाएंगे तो वो हमारा लिमिट साइज से बाहर चला जाएगा, तो वो कंपोनेंट क्या होगा, रिजेक्टेड हो जाएगा। 40.03 चलेगा एंड उसका नीचे भी चलेगा। ठीक है, तो वो कंपोनेंट होगा हमारा एक्सेप्टेड। हम लोग आगे चलते हैं। लो लिमिट और मिनिमम लिमिट क्या होता है? द मिनिमम वेरिएशन गिवन ऑन द बेसिक साइज इज कॉल्ड मिनिमम लिमिट। जो बेसिक साइज के ऊपर जो सबसे कम से कम जो वेरिएशन दिया जाता है उसको बोलते हैं लो लिमिट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 40 प्लस माइनस 0.03 है, तो यहाँ पे बेसिक साइज क्या हो जाएगा 40 mm हो जाएगा, और लो लिमिट क्या हो जाएगा 40 से 0.03 को माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 39.97। मतलब ये मिनिमम लिमिट का नीचे अगर कंपोनेंट बनेगा, उससे छोटा बनेगा तो भी वो रिजेक्टेड हो जाएगा। हम इसको क्या कर सकते हैं 40 से 0.03 mm नीचे तक बना सकते हैं। जैसे 39.97 तक अगर बनेगा तो वो कंपोनेंट क्या होगा, हमारा एक्सेप्टेड होगा। ठीक है, अभी एक टर्म आता है डिविएशन। ये डिविएशन बच्चों को अच्छे से समझ में नहीं आता है। देखो, मैं आपको आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। इट इज़ द एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन ए साइज टू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग बेसिक साइज। हम लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट तो समझ गए कि पहले वाला कंपोनेंट में देखो ये मैं 40 था, 0 प्लस माइनस 0.03 था, तो अपर लिमिट में क्या करेंगे, हम इसको प्लस करेंगे, तो ये हो गया 40.03। लोअर लिमिट में क्या हो गया, सेम एग्जाम्पल में हम लोग इसको माइनस वाला पकड़ रहे हैं, 40 माइनस 0.03, तो ये हो गया 39.97। अभी हम लोग डिविएशन को समझेंगे। डिविएशन क्या है? इट इज़ द एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन ए साइज टू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग बेसिक साइज। उसका बेसिक साइज के साथ उसका साइज का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं डिविएशन। तो डिविएशन क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। जब अपर लिमिट केस में ये पॉजिटिव होगा, लोअर लिमिट केस के में ये नेगेटिव होगा, और जब कोई एकदम ज़ीरो साइज में बनेगा, मतलब बेसिक साइज में बनेगा, तो उसका डिविएशन हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अपर डिविएशन देख लेते हैं। इसका देखो, इट इज़ द एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज टू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग बेसिक साइज। मैक्सिमम लिमिट साइज के साथ और उसका बेसिक साइज का जो अंतर है उसको बोलते हैं अपर डिविएशन। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया हूँ 40 प्लस माइनस 0.03, तो ये इसका बेसिक साइज क्या हो गया 40 mm हो गया। इसका हाई लिमिट क्या हो जाएगा 40 प्लस 0.03 इक्वल टू 40.03 mm हो जाएगा। और अपर डिविएशन क्या हो जाएगा, इसका क्या बोला है, हाई लिमिट माइनस बेसिक साइज। हाई लिमिट क्या हो गया 40.03 और बेसिक साइज क्या हो गया 40.00, तो इसका डिविएशन हो जाएगा 0.03। सेम केस में हम लोग लोअर डिविएशन देख लेते हैं। इट इज़ द एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम लिमिट ऑफ साइज एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग बेसिक साइज। मतलब मिनिमम लिमिट के साथ उसका कॉरस्पॉन्डिंग बेसिक साइज का जो अंतर है उसको बोलेंगे लोअर डिविएशन। एग्जाम्पल के तौर में सेम कोई ले लेते हैं 40 प्लस माइनस 0.03, तो इसका बेसिक साइज क्या हो गया 40, लो लिमिट क्या हो जाएगा
40 माइनस 0.03 39.97। और लोअर डिविएशन क्या होगा इसका, लोअर डिविएशन माइनस बेसिक साइज, तो सॉरी लोअर लिमिट माइनस बेसिक साइज 39.97 माइनस 40.00, तो ये हो जाएगा माइनस 0.03 mm। अभी हम लोग एक्चुअल डिवीजन करेंगे। इट इज़ द एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल साइज टू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग बेसिक साइज। तो देखिए आपका जो कंपोनेंट के लिए ये तो छूट दे दिया गया था कि आपको इतने से इतने रेंज में बनाना पड़ेगा, तो आपका जो कंपोनेंट बन के तैयार होगा उसी रेंज में किसी एक पोजीशन में होगा, तो जो पोजीशन बना और उससे बेसिक साइज का जो अंतर है वो हो जाएगा आपकी एक्चुअल डिविएशन। ठीक है, हम यहाँ पे चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं और यहाँ पे आपका अंडरस्टैंडिंग जो है ये बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे एक नंबर एग्जाम्पल में दिया हुआ है 20 प्लस माइनस देखिए 0.008 और नीचे माइनस 0.005, तो इसका अपर डिविएशन कितना हो गया 0.008, लोअर डिविएशन माइनस 0.005 और मैक्सिमम लिमिट क्या हो गया 20.008 और मिनिमम लिमिट 20 से 005 माइनस करने से 19.995। सेकेंड एग्जाम्पल में 20 प्लस 0.028 प्लस 0.007, ये एक यूनिलैटरल टॉलरेंस है। हम आपको आगे बताते हैं बायलैटरल यूनिलैटरल क्या होता है। तो इसमें अपर डिविएशन हो जाएगा 0.028, लोअर डिविएशन 0.007, मैक्सिमम लिमिट 20.028 और मिनिमम लिमिट 20.007। तो सेम एग्जाम्पल नीचे भी दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिए। अभी ज़ीरो लाइन में आते हैं। ठीक है, ज़ीरो लाइन एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये आपको जानना पड़ता है। इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अबव टर्म्स द ज़ीरो लाइन रिप्रेजेंटेड द बेसिक साइज। तो हम जो टर्म अभी तक पढ़े हैं उसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो जो बेसिक साइज को हम लोग ज़ीरो लाइन से दर्शाते हैं। ठीक है, इस लाइन को कभी कभी ज़ीरो डिविएशन का लाइन भी बोलते हैं। मीन डिविएशन क्या है, इट इज़ द एरिथमेटिक मीन बिटवीन द अपर एंड लोअर डिवीजन। अपर एंड लोअर डिवीजन का जो गढ़ है, जो मीन है, उसको बोलते हैं मीन डिविएशन। अभी बहुत इम्पॉर्टेंट सा एक कॉन्सेप्ट है टॉलरेंस, आप इसको समझते ही होंगे। चलिए यहाँ पे एक बार फिर से अच्छे से समझ लीजिए, आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। इट इज़ द एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज। मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज और मिनिमम लिमिट ऑफ साइज का जो अंतर है इसको बोलते हैं टॉलरेंस। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड इट इज़ एक्सप्रेस्ड ओनली एज ए नंबर विदाउट साइन। ठीक है, इसको कोई साइन के बिना ही दर्शाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे डाया 20 प्लस माइनस 0.02 mm सेप्ट। तो इसमें क्या बेसिक साइज क्या हो गया, बेसिक साइज हो गया 20 mm, हाई लिमिट 20 प्लस 0.02 इक्वल टू 20.02 mm, लो लिमिट क्या हो गया 20 माइनस 0.02 इक्वल टू 19.98 mm। और टॉलरेंस हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 20.02 माइनस 19.98 इक्वल टू 0.04 mm। दोस्तों कहीं नहीं जाइएगा, वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है, तो इस चैप्टर का जो बाकी का हिस्सा जो है हम आपके पास सेकेंड वीडियो में लेके आएंगे, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। और आपने जो मेरे को इतना समय दिया इसीलिए आपका धन्यवाद। आप सेफ रहिए, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहिए,
कि आपकी आगे का फ्यूचर बहुत अच्छा हो। थैंक यू वेरी मच।